नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम BGSI 001 जेंडर संवेदीकरण समाज संस्कृति और परिवर्तन खंड 3 जेंडर और कार्य इकाई 9 जेंडर और रोजगार 9.1 प्रस्तावना। इस खंड की 8वें इकाई में आप पढ़ चुके हैं कि भुगतान और गैर भुगतान वाले दोनों प्रकार के कार्यों को जेंडर किस प्रकार प्रभावित करता है। अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि अर्थव्यवस्था के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में रोजगार को जेंडर किस प्रकार प्रभावित करता है। अब हम यह समझते हैं कि एक पुरुष की दुनिया एक महिला की दुनिया से किस प्रकार भिन्न होती है। इसी तरह की भिन्नता पुरुष और स्त्री के रोजगार, व्यवसाय और कार्य के अवसरों के संदर्भ में भी होती है। इस इकाई का आरंभ हम रोजगार से संबंधित विभिन्न संकल्पनाओं को समझने से करेंगे तथा हम यह भी देखेंगे कि कार्य के क्षेत्र रेल्म में महिलाएं कहाँ स्थित सिचुएटेड होती हैं। इकाई के अंत में वर्तमान परिदृश्य पर विचार किया गया है तथा इस विषय पर भी चिंतन किया गया है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के कार्य अवसरों में समानता स्थापित करने के लिए हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं। आइए अब इस इकाई के अध्ययन के उद्देश्यों पर एक निगाह डालें। 9.2 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो जाएंगे कि आप रोजगार से संबंधित अवधारणाओं को परिभाषित कर सकें, श्रम के जेंडरीकृत लैंगिक विभाजन के निहितार्थों की व्याख्या कर सकें और रोजगार के वर्तमान परिदृश्य का तथा भविष्य की चुनौतियों का वर्णन कर सकें। 9.3 रोजगार को परिभाषित करना। रोजगार को आमतौर पर उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कोई व्यक्ति भुगतान वाले किसी कार्य में संलग्न रहता है। हालांकि एक अर्थशास्त्री कूले लिखते हैं कि रोजगार का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास एक वैतनिक नौकरी है या वह अपना कोई व्यवसाय चला रहा है, बल्कि इसका तात्पर्य इस चीज से है कि क्या कोई व्यक्ति किसी काम को ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत कर रहा है जिसे वह सर्वाधिक पसंद करता है। अगर इस तरीके का काम कोई व्यक्ति कर रहा है तो वह व्यक्ति पूर्णतः नियोजित रोजगार प्राप्त है। आइए अब इस चीज पर निगाह डालें कि भारत में 2 एजेंसियों द्वारा रोजगार को किस प्रकार श्रेणीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO रोजगार को 3 प्रकारों में श्रेणीकृत करता है। स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयड, नियमित वेतन पर नियोजित रोजगार एम्प्लॉयड ऑन रेगुलर वेज, अनियत मजदूरी पर नियोजित एम्प्लॉयड ऑन कैजुअल वेज। भारत की जनगणना श्रमिकों के रोजगार को निम्नलिखित प्रकार से श्रेणीकृत करती है। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, किसान, अन्य श्रमिक। बॉक्स संख्या 1। कार्य को आर्थिक रूप से उत्पादक किसी गतिविधि में एक ऐसी सहभागिता के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी प्रकृति शारीरिक या मानसिक हो सकती है, चाहे इस सहभागिता के लिए नगद या वस्तु के रूप में कोई मजदूरी पारिश्रमिक मिलता हो या न मिलता हो। MWG 011 पृष्ठ 12। NSSO ने कार्य को ऐसी लाभप्रद गतिविधि के रूप में परिभाषित किया है जो वेतन, मुनाफे या परिवार के लाभ के लिए की जाती हो। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिनका विनिमय किया जा सकता है। व्यवसाय किसी व्यक्ति का सामान्य, यूजुअल या विशिष्ट प्रिंसिपल कार्य है जो विशेष तौर पर जीवन को चलाते रहने के लिए एक साधन के रूप में किया जाता है। यह भुगतान वाली या बिना भुगतान वाली गतिविधि हो सकती है। इसमें बिजनेस, प्रोफेशन, रोजगार या पेशा, वोकेशन शामिल हो सकता है। श्रम उत्पादन का प्राथमिक घटक है। किसी राष्ट्र के श्रम बल का आकार कितना बड़ा है, इसका निर्धारण इस बात से होता है कि उसकी वयस्क जनसंख्या कितनी अधिक है तथा उस राष्ट्र के वयस्क क्या मजदूरी के एवज में काम करते हैं या क्या वे काम करने के लिए तैयार हैं। श्रम बल सहभागिता दर वह जनसंख्या है जो अपनी श्रम सेवाओं की आपूर्ति करती है। आइए अब भारत में रोजगार सृजन के ऐतिहासिक लेखे जोखे का अध्ययन करें। इसके बाद हम पुरुषों और महिलाओं के रोजगार पर जेंडर के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। 9.4 जेंडर और रोजगार ऐतिहासिक सिंहावलोकन।
नेहरूवादी समाजवादी नीति से आगे बढ़ते हुए प्रथम चरण के नीतिगत सुधार 1980 के दशक में प्रारंभ हुए और इन सुधारों ने सन 1990 के भावी सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में सन 1991-92 में भारत की सरकार द्वारा स्वीकार किए गए संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम (SAP) ने व्यापार के उदारीकरण के लिए रास्ता तैयार किया तथा बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसनेशनल निगमों द्वारा किए जाने वाले निवेश के लिए मार्ग प्रशस्त किया। द्वितीयक विनिर्माण जैसे कपड़े, खेल के सामान आदि और तृतीयक सेवाएं जैसे सूचना तकनीक (IETs) आदि क्षेत्रकों की समृद्धि पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। लेकिन प्राथमिक क्षेत्रक जैसे कृषि, मात्स्यिकी और संबद्ध गतिविधियां की समृद्धि में गिरावट देखी गई। इसके कारण रोजगार की खोज में ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों की ओर लोगों का प्रवास बढ़ा। इस प्रकार व्यापार के उदारीकरण, आर्थिक समृद्धि और प्राथमिक क्षेत्र में कम उत्पादकता के कारण रोजगार के प्रतिमान में परिवर्तन आया। अर्धकुशल, अल्पकुशल या अकुशल प्रवासी आबादी अनौपचारिक क्षेत्र में प्रविष्ट हुई। ग्रामीण से शहरी इलाकों की तरफ पुरुषों के प्रवास के कारण ग्रामीण महिलाओं के कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ गईं। इसके कारण कृषि का कार्य स्त्रीकृत फेमिनाइज्ड हो गया, क्योंकि पुरुषों की अनुपस्थिति में ये कृषि कार्य महिलाओं को संभालने पड़े। इसी के साथ साथ जब महिलाएं प्रवास करके ग्रामीण से शहरी इलाकों की तरफ गईं, तो उन्हें भी अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार खोजना पड़ा। कुछ व्यवसाय अधिक स्त्रीकृत हो गए, जैसे छोटी दुकानदारी, क्योंकि पुरुष विशिष्ट अध्यद्र कुशल व्यवसायों से जुड़ गए हैं, जैसे राजगिरी, चिनाई का काम, पानी के नल की मरम्मत का काम और बढ़ईगिरी के कार्य। इस प्रकार रोजगार और भी अधिक जेंडर विभाजित जेंडर सेग्रीगेटेड हो गया। 9.5 श्रम का लैंगिककृत जेंडर्ड विभाजन। श्रम का लैंगिक जेंडर विभाजन इसलिए मौजूद होता है क्योंकि मानव समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए कुछ खास भूमिकाओं को चिन्हित करता है। जेंडर भूमिकाओं का अस्तित्व इसलिए होता है क्योंकि समुदायों और समाजों ने पुरुषों और महिलाओं के लिए व्यवहार के अलग अलग सामाजिक मानकों, मूल्यों और विशेषताओं की रचना कर रखी है। पुरुषों और महिलाओं को सौंपी गई जेंडर भूमिकाओं के कारण उनसे संबद्ध कुछ आमतौर गणनाओं का जन्म होता है। उदाहरण के लिए, यह ठीक है कि बच्चा पैदा करना महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक जीव वैज्ञानिक कार्य है, लेकिन बच्चे के पालन पोषण का काम तो पुरुष और स्त्री दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन हमारे समाज ने पालन पोषण और देखभाल की जिम्मेदारियां महिलाओं को सौंप रखी हैं। इसी स्थिति को श्रम बाजार के क्षेत्र में लागू कर दिया जाता है, जहां देखभाल करने, पालन पोषण करने और सेवा प्रदान करने से संबंधित रोजगार प्रमुखता से महिला श्रमिकों को सौंप दिए जाते हैं। आइए निम्नलिखित अनुभाग में इस संबंध में विस्तार से अध्ययन करें। 9.6 जेंडर विभाजित श्रम बाजार। जेंडर विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रकार के व्यवसायों का निर्धारण कर दिया जाता है, ताकि अलग अलग प्रकार के दो श्रम बाजारों का अस्तित्व कायम रह सकें। इनमें से एक श्रम बाजार महिलाओं के लिए होता है, जिसमें महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर बहुत सीमित होते हैं। दूसरा बाजार पुरुषों के लिए होता है, जिसमें पुरुषों के लिए बेहतर नौकरियों के अवसर मौजूद होते हैं। इस विभाजन का विकास जेंडर को चिन्हित करने की अवधारणा से हुआ है। यह अवधारणा एक ऐसी प्रक्रिया से उत्पन्न होती है जिसके तहत किसी व्यवसाय की योग्यताओं और विशेषताओं को जेंडर से संबद्ध कर दिया जाता है। जेंडर को चिन्हित करने की प्रक्रिया तब अधिक स्पष्ट हो जाती है जब व्यवसायों को महिला श्रमिकों या पुरुष श्रमिकों से संबद्ध कर दिया जाता है। इस प्रकार जेंडर विभाजन को योग्यताओं, विशेषताओं, व्यवसायों और कार्यों की जेंडर मार्किंग के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। जेंडर के आधार पर श्रेणीकरण जटिल होता है और यह क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और आंतरिक सभी स्तरों पर प्रतिबिंबित होता है। 9.6.1 आंतरिक जेंडर विभाजन डैश। आंतरिक जेंडर विभाजन इंटरनल सेग्रीगेशन उस स्थिति में मौजूद होता है जब महिला और पुरुष एक ही व्यवसाय में नियोजित होते हैं, लेकिन वे कार्यों के अलग अलग स्तरों से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए,
विद्यालयों में प्राथमिक, पहली से 5वीं दर्जे तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए महिला शिक्षकों को वरीयता दी जाती है, जबकि सेकेंडरी, 9वीं से 12वीं दर्जे तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए महिला शिक्षकों के साथ साथ पुरुष शिक्षकों को भी शामिल कर लिया जाता है। 9.6.2 क्षैतिज विभाजन। क्षैतिज विभाजन, हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन, तब होता है जब महिलाएं कुछ निश्चित व्यवसायों और उद्योगों में काम करती हैं तथा पुरुष किन्हीं दूसरे व्यवसायों और उद्योगों में काम करते हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं की एक बड़ी संख्या सेवा क्षेत्र में काम करती है, खासतौर पर व्यक्तिगत और देखभाल परक सेवाओं में, जबकि औद्योगिक क्षेत्र जैसे भारी यंत्र उद्योग में महिलाओं की सहभागिता पुरुषों के मुकाबले सामान्यतः बहुत ही कम है। पुरुषों और महिलाओं को समाज द्वारा सौंपी गई जेंडर भूमिकाओं के साथ इसकी संगति या अनुकूलता भी है। 9.6.3 ऊर्ध्वाधर जेंडर विभाजन, वर्टिकल जेंडर सेग्रीगेशन डैश। एक ही व्यवसाय में कार्य करते हुए पुरुष उच्च प्रबंधकीय पदों को हासिल करने की तरफ अग्रसर होते हैं, जबकि महिलाएं तुलनात्मक रूप से निचले पदों की तरफ प्रवृत्त होती हैं। इस श्रेणी तंत्रीय विभाजन को ऊर्ध्वाधर विभाजन सेग्रीगेशन कहा जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यवसाय किसी सीमा तक मिश्रित किस्म का भी होए तो भी वहाँ महिलाएं आमतौर पर कम जिम्मेदारी वाली, कम सुरक्षा वाली और कम भुगतान वाली नौकरियों में ही होती हैं। दूसरी तरफ ऐसे व्यवसायों में भी, जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से बहुत अधिक होती है, पुरुष ही प्रबंधकीय पदों पर आसीन रहते हैं। उदाहरण के लिए किसी प्राइमरी स्कूल का एक प्रबंधक, मैनेजर। बॉक्स संख्या 2। पूरी दुनिया में प्रबंधकीय पदों और निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं का अनुपात कम है। नियम यह है कि ज्यों-ज्यों आप ऊपरी पदों की तरफ देखेंगे, त्यों-त्यों आप पाएंगे कि उन पदों पर आसीन महिलाओं की संख्या और भी कम होती चली जा रही है। दुनिया के कुल राष्ट्राध्यक्षों, विशालकाय निगमों के अध्यक्षों और शीर्षस्थ कार्याधिकारियों में से 5% से भी कम स्थानों पर महिलाएं आसीन हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्षस्थ 1000 निगमों में से केवल 2 ही निगम ऐसे हैं जिनकी प्रमुख या अध्यक्ष महिलाएं हैं। संसद के सदस्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व औसतन 10% से भी कम है तथा मध्य स्तरीय प्रबंधकीय पदों पर यह प्रतिनिधित्व मुश्किल से 20% ही है। यही प्रवृत्ति और स्थिति लगभग आज भी जारी है। सुजेन बुलक, 1994 डंडा। केस स्टडी 1। यह केस स्टडी आपको निम्नलिखित मुद्दों के लिए एक उदाहरण उपलब्ध कराती है। 1. उत्पादक गतिविधियों में महिलाओं द्वारा निभाई गई जेंडर भूमिकाएं। 2. उत्पादक कार्य में महिलाओं के योगदान का स्वीकरण। 3. कृषि क्षेत्र में महिलाओं को दी जाने वाली मजदूरी की दर पुरुषों को दी जाने वाली दर से कम होती है। 4. महिलाओं के ऊपर तिहरा बोझ। आइए एक उदाहरण देखते हैं। किसी परिवार में 4 सदस्य हैं। वेल्लायम्मल, उनके पति करुपैया और इनके 2 बेटे। करुयप्पा कृषि का एक वैतनिक मजदूर था। बीमारी के कारण काम करने में अब वह असमर्थ है। उसके परिवार के लिए जरूरी है कि वह करुपैया के इलाज का खर्च वहन करे। उसके घर की आमदनी कृषि कार्य और गैर कृषि कार्यों में वेल्लायम्मल और उसके बड़े बेटे के मजदूरी करने से आती है। यद्यपि महिलाओं को प्राप्त होने वाली मजदूरी की दर पुरुषों की तुलना में कम है, वेल्लायम्मल प्रतिवर्ष अपने बड़े बेटे की तुलना में अधिक दिनों का कार्य करती है। पूरे वर्ष में उसके द्वारा कमाई गई आय उसके बेटे द्वारा कमाई गई आय से ज्यादा है। बिल्कुल सुबह से लेकर रात का भोजन करने के बाद तक वेल्लायम्मल घर का काम करती है और मजदूरी पाने के लिए बाहर का काम भी करती है। ऋण लेने से संबंधित, छोटे बेटे की शिक्षा दीक्षा से संबंधित, मूंगफली की फसल की कटाई करने के लिए 2 सप्ताह की अवधि के लिए दूसरे लोगों के साथ घर से बाहर जाने से संबंधित घरेलू निर्णय वेल्लायम्मल और करुपैया द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। तब भी इन घरेलू निर्णयों में करुपैया की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है और आमतौर पर यह राय वेल्लायम्मल द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। करुपैया स्वयं को घर का मुखिया मानता है। घर का मुखिया कौन है, इसकी पहचान अगर पुरुषों और महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के आधार पर की जाए तो इस उदाहरण में वेल्लायम्मल को ही घर के मुखिया के रूप में पहचाना जाएगा।
लेकिन उसके गांव के निवासी बिना किसी हिचकिचाहट के करुपैया को ही घर का मुखिया मानते हैं। घर के मुखिया के रूप में करुपैया की यह पहचान सामाजिक यथार्थ का एक महत्वपूर्ण पहलू है। साथ ही साथ यह महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। मधुरा स्वामीनाथन 2013 में उद्धृत, रामचंद्रन और अन्य 2001 से ग्रहीत। इंडिया ए शॉर्ट नोट विद ए फोकस ऑन द रूरल इकोनॉमी, बैंगलोर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इकाई में आगे के अनुभागों का अध्ययन करने से पहले अब तक पढ़ी जा चुके उपखंडों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपनी प्रगति को जांचिए। 1. NSSO के अनुसार रोजगार की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? 2. कार्य को परिभाषित कीजिए। 3. जेंडर मार्किंग क्या है? 4. श्रम क्या है? किसी देश के अनौपचारिक या औपचारिक क्षेत्र में की जाने वाली सहभागिता के आधार पर श्रमिकों को 2 वृहद श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली श्रेणी असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र की है और दूसरी संगठित या औपचारिक क्षेत्र की। आइए अब अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार की स्थिति के बारे में अध्ययन करें। 9.7 अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार। अनौपचारिक क्षेत्र को भारत में असंगठित क्षेत्र भी कहा जाता है। वर्तमान आकलन दर्शाता है कि समस्त गैर कृषि रोजगार तक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की समृद्धि एशिया में लगभग 65% है। ILO 2002 वर्टिकल बार भारत में कृषि को अनौपचारिक रोजगार के तहत रखा जाता है। विकासशील देशों में और संक्रमण से गुजर रहे देशों में भूमंडलीकरण ने अनौपचारिक क्षेत्र का विस्तार और भी अधिक कर दिया है। भूमंडलीकरण के कारण पूंजी अब राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार जा सकती है, क्योंकि उसे सस्ता श्रम तलाशना होता है। जहां भी यह सस्ता श्रम उपलब्ध है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन केंद्रों इकाइयों को स्थापित करती हैं। अर्थव्यवस्था का अनौपचारिकीकरण वस्तुओं को टुकड़ों टुकड़ों में उत्पादित कराता है तथा बहुराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को संविदा आधारित सेवाएं उपलब्ध कराता है। ऐसा करके यह सस्ते श्रम को और लघु स्तरीय समर्थन सेवाओं को उपलब्ध कराता है। उमारानी और जीमोलुन्नी 2009 डंडा अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. खुद के स्वामित्व वाले अनौपचारिक उद्योग तथा 2. अनियत श्रमिक, घर आधारित श्रमिक और गलियों के फेरी वाले अनौपचारिक श्रमबल के सबसे बड़े उपसमूह हैं। इन दोनों में गली के फेरी वाले तो फिर भी दृश्यमान होते हैं, लेकिन घर आधारित श्रमिकों को इतनी आसानी से नहीं पहचाना जा सकता। विकासशील देशों में गैर कृषि श्रमबल का 10 से 25% हिस्सा गली के फेरी वालों का ही है। ILO 2002 डंडा स्वरोजगार में लगे हुए लोग फेरी वेंडिंग का व्यवसाय करते हुए किसी खास जगह पर अपनी छोटी छोटी इकाइयां चलाते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमबल का वितरण एक देश से दूसरे देश में जाने पर अलग अलग मिलता है। अनियत श्रमिकों के पास कोई स्थायी नौकरी नहीं होती और वे दिहाड़ी मजदूरों के रूप में अपनी कमाई करने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए किसी खास दिन की काम की उपलब्धता और मजदूरी की दरों को देखते हुए उन्हें एक काम से दूसरे काम की तरफ चले जाने के लिए विवश होना पड़ता है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं का हिस्सा लगभग सभी देशों में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा दोनों रूपों में है, यानी इस रूप में भी कि महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या इसमें लगी हुई है तथा इस रूप में भी कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में इन महिलाओं का योगदान बहुत अधिक है। गतिविधियों के प्रकारों, घर आधारित, गलियों के फेरी वाले तथा अन्य स्वरोजगार परक उद्योग को देखते हुए अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को कम आंकने का खतरा बना रहता है। भारत में श्रमबल में महिलाओं का हिस्सा लगभग 1/3 है। असंगठित क्षेत्र में लगी हुई महिलाओं की संख्या शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अधिक है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। शहरी इलाकों में महिलाएं विभिन्न तरीके के व्यवसायों और कामों में लगी हुई हैं, जैसे सब्जी बेचना, फूल बेचना, कपड़े प्रेस करना, भवन निर्माण के कार्य करना, घरों में नौकरानियों का काम करना आदि। चूंकि असंगठित अनौपचारिक क्षेत्र की अधिकांश गतिविधियों को संचालित करने के लिए आमतौर पर कम कौशल व कम शिक्षा की आवश्यकता होती है और चूंकि ये गतिविधियां पारंपरिक रूप से महिलाओं के काम होते हैं,
इसलिए भारत में महिलाओं की एक बड़ी तादाद इसी क्षेत्र में लगी हुई है। शहरी क्षेत्रों में 80% से अधिक महिलाएं असंगठित अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्य कर रही हैं, जहां आमदनी बहुत ही कम है, काम के घंटे बहुत ज्यादा हैं, कोई सवैतनिक अवकाश नहीं है, किसी प्रकार का चिकित्सकीय बीमा या पेंशन की सुविधा नहीं है तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित किसी भी अन्य प्रकार का कोई लाभ उन्हें नहीं मिलता। अल्पपोषित महिला श्रमिकों, खासतौर पर बच्चों और किशोरों के लिए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करना अक्सर बहुत जोखिम भरा साबित होता है। घर परिवार की देखभाल करने के साथ साथ महिलाएं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वे घरेलू उद्योगों में घर आधारित श्रमिकों के रूप में कार्य करती हैं, घरेलू श्रमिकों के रूप में कार्य करती हैं, छोटे मोटे व्यापार और सेवाओं की देखरेख करती हैं तथा इमारतों के निर्माण स्थलों पर काम करती हैं, आदि। इस पर भी उनके योगदान का समुचित रूप से संज्ञान नहीं लिया जाता। उनकी जेंडर विशिष्ट समस्याओं पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। अधिकांशतः वे असंगठित ही रह जाती हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, उन्हें समुचित भुगतान नहीं मिलता और उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं हासिल होता। निम्नलिखित अनुभाग संगठित औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार पर चर्चा करता है। यह अनुभाग इकाई 1, खंड 2, MWG 011, पृष्ठ 103-107 से ग्रहीत किया गया है। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को 9.8 संगठित क्षेत्र में रोजगार। स्वाधीनता हासिल करने के बाद महिलाओं के लिए उच्च शैक्षिक सुविधाओं और प्रशिक्षण अवसरों का विस्तार। औपचारिक संगठित क्षेत्र के रोजगार में प्रवेश करने के लिए महिलाएं अधिक योग्य हुईं। पिछले 2 दशकों से मध्यवर्गीय शहरी शिक्षित महिलाओं ने उल्लेखनीय तरीके से कार्यों को अपने हाथ में लिया है। भेदभाव मिटाने के लिए बनाए गए सांविधानिक प्रावधान, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार, कौशल आधारित शिक्षा हासिल करने के लिए अधिकाधिक अवसरों की उपलब्धता तथा शहरी मध्यवर्गीय परिवारों पर पारिवारिक आय बढ़ाने का बढ़ता दबाव, ये कुछ ऐसे बेहद महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके चलते संगठित क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता का प्रतिशत ऊंचा हुआ है। अध्यापन कार्य हमेशा से महिलाओं के लिए एक पसंदीदा पेशा रहा है क्योंकि यह समाज में महिलाओं की पारंपरिक भूमिका के साथ कुछ सर्वाधिक सुसंगत पेशों में शामिल रहा है। इसके अलावा इस पेशे में काम के घंटे कम होते हैं तथा महिलाओं को अपने बच्चों के साथ लंबी लंबी छुट्टियां बिताने का मौका भी मिल जाता है। इन्हीं कारणों से महिलाओं के लिए यह पेशा और भी अधिक पसंदीदा हो जाता है और वे अपनी घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर लिया करती हैं। उदारीकरण के बाद वाले समय में उन महिलाओं की संख्या बढ़ी है जो तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के सूचना तकनीक और सूचना तकनीक आधारित सेवाओं आईट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज जैसे पेशों में संलग्न हैं। महिला श्रमबल का एक बड़ा हिस्सा कृषि की सहायक गतिविधियों में तथा सेवा और विनिर्माण उद्योगों में नियोजित है। विनिर्माण भी महिलाओं के लिए रोजगार हासिल करने का एक अन्य बड़ा स्रोत रहा है। उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे उद्योगों में, पेंट्स, रासायनिक उत्पादों और रंजकों के काम में, सूती कपड़ों को विरंजित करने के काम में, बिजली के और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के काम में तथा परिधानों के विनिर्माण के काम में महिला श्रमिकों का उच्चतर संकेंद्रण रहता है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक, प्रोफेशनल और तकनीकी श्रेणियों में भी महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है। सार्वजनिक क्षेत्र में खास तौर पर प्रवेश करने वाले स्तर एंट्री लेवल पर हम महिला कर्मचारियों का बेहतर प्रतिनिधित्व पाते हैं क्योंकि इनका चयन योग्यता को आधार मानने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए होता है, जबकि निजी क्षेत्र में महिलाओं ने लिपिकीय तथा संबद्ध क्षेत्रों में, विद्यालयों में अध्यापन के कार्य में, ITES तथा IT के कार्य में निरंतर उत्थान की स्थिति दर्शाई है। प्रबंधकीय स्तर पर महिला कर्मचारी रोजगार के नए क्षेत्रों में से केवल कुछ क्षेत्रों में ही दिखाई देती है, जैसे विज्ञापन, बाजार अनुसंधान, संचालन अनुसंधान, ऑपरेशन रिसर्च, होटल प्रबंधन आदि क्षेत्रों में। संगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों के संगठन कॉम्पोजिशन को देखने पर यह प्रतीत होता है कि इन महिलाओं में से करीब 3/4 महिलाएं ऐसी नौकरियों में हैं
जिनके लिए अच्छी शैक्षणिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। शहरों में तो यह बहुत मुख्य परिघटना है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण महिलाएं संगठित क्षेत्र की नौकरियों से अधिकांशतः बाहर ही हैं, क्योंकि मुख्य रूप से यही महिलाएं हैं जो शैक्षिक रूप से वंचित श्रेणी से संबंधित होती हैं। सारणी 9.1 महिलाएं पुरुषों से बहुत कम कमाई का पाती हैं। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। आइए अब भारत में महिलाओं के रोजगार की समकालीन स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। 9.9 वर्तमान स्थिति। भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है तथा सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं पर विजय पाते हुए महिलाएं नेतृत्व की योग्यता हासिल कर रही है। विशाल श्रम बल के मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन पिछले दशक से महिला श्रम बल की सहभागिता घट रही है। आइए हम कुछ ऐसी प्रमुख चुनौतियों पर दृष्टि डालते हैं जिनका सामना भारत में महिलाओं को करना पड़ता है और जिनका असर उनके रोजगार पर भी पड़ता है। 9.9.1 शिक्षा डैश। शैक्षिक अवसरों के अभाव के कारण कुछ खास वर्गों और सामाजिक समूहों की महिलाएं ज्ञान और कौशल हासिल करने योग्य नहीं रही हैं। उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। वे इस योग्य नहीं होती कि अपनी पसंद का काम हासिल कर सकें। शिक्षा विभिन्न माध्यमों के जरिए उपलब्ध कराई जाती है। औपचारिक शिक्षा विद्यालयों के जरिए प्रदान की जाती है। विभिन्न तरीकों से अधिगम लर्निंग की परिभाषा निम्नलिखित है। औपचारिक अधिगम लर्निंग शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रदान किया जाता है, जिसका परिणाम मान्यता प्राप्त डिप्लोमा और योग्यताओं के रूप में सामने आता है। गैर औपचारिक अधिगम शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों की मुख्य धारा की व्यवस्था के बरक्स और इस तरीके के अधिगम का परिणाम प्रचलित औपचारिक प्रमाण पत्रों के रूप में सामने नहीं आता। गैर औपचारिक अधिगम कार्यस्थल पर और नागरिक समाज के संगठनों व समूहों जैसे युवाओं के संगठनों, ट्रेड यूनियनों और राजनीतिक दलों आदि की गतिविधियों के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। इसे ऐसे संगठनों और ऐसी सेवाओं के माध्यम से भी प्रदान किया जा सकता है जिनका गठन औपचारिक व्यवस्था के लिए पूरक का काम करने हेतु किया गया है, जैसे कला, संगीत या खेल की कक्षाएं या परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए निजी ट्यूशन कोचिंग कराना आदि। अनौपचारिक अधिगम दैनिक जीवन का एक सहज हिस्सा है। औपचारिक और गैर औपचारिक अधिगम के विपरीत, अनौपचारिक अधिगम के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह इरादतन किया जाए। इसलिए यह संभव है कि इससे लाभान्वित होने वाले लोग इसे अपने ज्ञान और कौशल में योगदान देने वाले एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में ना पहचान पाएं। महिलाओं की शिक्षा के महत्व और आर्थिक गतिविधियों में उनके योगदान का अनुभव करने के पश्चात भारत सरकार ने अनेक ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं जिनसे विद्यालय, कॉलेज और तकनीकी शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों और महिलाओं को अपनी शिक्षा जारी रखने की सहूलियत मिल सके। राष्ट्रीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षणों ने दर्शाया है कि महिलाओं की शिक्षा का सीधा संबंध मातृत्व, बाल व शिशु मृत्यु दरों की कमी से होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि शिक्षित महिलाएं किसी देश की अर्थव्यवस्था में अधिक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। 9.9.2 रोजगार की गिरती दरें डैश। 2011 की जनगणना के अनुसार, यद्यपि हमारी जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा 48% है, लेकिन श्रम बाजार में उनकी सहभागिता पुरुषों की तुलना में मात्र आधी ही है। इस प्रकार 23 मिलियन महिलाएं श्रमबल से गायब हैं। इसके पीछे पारंपरिक कारण महिलाओं को घरों की चारदीवारी के भीतर बनाए रखने की सांस्कृतिक और पारंपरिक अपेक्षाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2 अन्य कारकों को जोड़ा है जो महिलाओं को रोजगार से बाहर करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। पहला है गैर पारंपरिक क्षेत्रों में रोजगार और दूसरा है बाल बच्चे पैदा करने के कारण नौकरी में आए अंतराल के बाद श्रम बाजार में दोबारा प्रवेश करने की चुनौतियां। इसके अतिरिक्त NSSO का 66वां राउंड बताता है कि शैक्षिक व्यवस्था में महिलाएं अब बहुत लंबे समय तक उलझी रह जाती हैं, इसलिए वे रोजगार के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। 9.9.3 सेवाकरण सर्विसाइजेशन। 1990 के दशक में आए आर्थिक खुलेपन के बाद पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध हुए हैं। यह खुलापन पुरुषों और महिलाओं के शिक्षित या कुशल हिस्से के लिए अधिक लाभदायी साबित हुआ है, लेकिन भारत की निर्धन,
अकुशल और अशिक्षित आबादी में बड़ा हिस्सा महिलाओं का ही है, जिन्हें कार्यस्थल में प्रवेश लेने पर सामाजिक, आर्थिक और यौनिक शोषण की मार भी झेलनी पड़ती है। इसलिए ऐसी सारी महिलाएं, खासतौर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाएं, शहरी केंद्रों में घरेलू कार्यों का निष्पादन करती हैं। पहले मध्यवर्गीय महिलाएं घर परिवार के काम और बच्चों की देखरेख स्वयं करती थीं, लेकिन महिलाओं के इस वर्ग के इन कार्यों में प्रवेश लेने के साथ ही ये जिम्मेदारियां, घरेलू कामकाज जैसे साफ सफाई करना, कपड़े धोना और बर्तन मांजना, नवजात शिशुओं की और स्कूल न जाने वाले छोटे बच्चों की देखभाल करना आदि महिलाओं के उस दूसरे वर्ग पर डाल दी गई, जो घरेलू कामों के लिए पूर्णकालिक या अंशकालिक नौकरानियों के रूप में कार्य करती हैं। इस पूरी प्रक्रिया ने महिलाओं के इन दोनों वर्गों पर दबाव बढ़ाया है, क्योंकि शिक्षित मध्यवर्गीय महिलाएं कामधाम और जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियां झेलती हैं, तथा अकुशल और अशिक्षित महिलाओं को बिना किसी विनियमन वाले कार्य मानकों के अधीन काम करना पड़ता है। इसलिए महिलाओं के ये दोनों वर्ग स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़ी अनेक समस्याएं झेलते हैं। कृपया थोड़ा सा विराम लें और अपने अध्ययन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करें। अपनी प्रगति को जांचिए। 1. भारत के अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए। 2. सेवाकरण सर्विसाइजेशन क्या है? सेवा क्षेत्रों में ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जिनका निष्पादन महिलाएं करती हैं? 3. औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम लर्निंग में अंतर स्थापित कीजिए। 9.10 सारांश। ठीक है कि भारतीय समाज में महिलाओं ने जिन सांस्कृतिक प्रतिबंधों का सामना किया है, उनमें परिवर्तन हो रहे हैं और एक नई समझ विकसित हो रही है कि महिलाओं को जीवन में समान अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इस पर भी आज श्रम बाजार में सहभागिता करने के लिए महिलाएं उतनी स्वतंत्र नहीं हैं जितने स्वतंत्र पुरुष हैं। इसका मुख्य कारण श्रम के जेंडरीकृत विभाजन का मौजूद होना है। जेंडर भूमिकाओं के चलते गैर भुगतान वाले अधिकांश कार्यों के साथ महिलाओं को संबद्ध कर दिया जाता है। इस वजह से महिलाएं प्रतिबंधित हो जाती हैं और वे भुगतान वाले कार्यों में संलग्न नहीं हो पाती। इस इकाई में हमने रोजगार की परिभाषा देखी है और यह भी देखा है कि रोजगार किस प्रकार जेंडरीकृत हो गया। हमने जेंडर और रोजगार के ऐतिहासिक सिंहावलोकन की भी पड़ताल की। हमने रोजगार के साथ साथ जेंडर पर आधारित श्रम बाजार और इसके विभाजन सेगमेंटेशन को भी देखा। इस इकाई में हमने औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रकों में जेंडर मुद्दों जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की है। इकाई के समापन पर अंततः हमने रोजगार क्षेत्र के वर्तमान परिदृश्य को देखा है। हमने न केवल वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा की है, बल्कि इस चीज के महत्व को भी रेखांकित किया है कि रोजगार और श्रम बाजार में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं की शिक्षा का बहुत महत्व होता है। भूमंडलीकरण के इस दौर में सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र की समृद्धि उल्लेखनीय है। आईटी और आईटीएस जैसे सेवा क्षेत्रों पर भी जेंडर के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की गई है। 9.11 शब्दावली। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO यह भारत सरकार का एक संगठन है। यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह भारत में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाता है। भारत की जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला भारत सरकार का एक संगठन है। यह प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत के लोगों के विभिन्न अभिलक्षणों के संबंध में अनेक प्रकार की सांख्यिकीय सूचनाएं एकत्रित करता है। इसका इतिहास 130 साल पुराना है। एकत्रित की गई ये सूचनाएं सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र के अध्येताओं के लिए भारत को जानने समझने की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती हैं। भारत के जनगणना आयुक्त और महापंजीयक इस संगठन के प्रमुख होते हैं। जनगणना अधिनियम 1948 में लागू किया गया था। यह अधिनियम जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों का वर्णन करने के साथ साथ जनगणना कराने के तरीकों का भी उल्लेख करता है। सूचना तकनीक आधारित सेवाएं आइट्स इसे वेब आधारित सेवाएं या रिमोट सेवाएं या टेलीवर्किंग भी कहा जाता है। इसके कारण संगठन की दक्षता बढ़ जाती है, क्योंकि यह सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुए कार्य को आसान बनाता है।
सूचना तकनीक आधारित कुछ सेवाएं इस प्रकार हैं: कॉल सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, डाटा केंद्र, जीआईएस मानचित्रण और पोर्टल्स। 9.13 अभ्यास के लिए प्रश्न 1. जेंडर और रोजगार के ऐतिहासिक सिंहावलोकन की व्याख्या कीजिए। 2. क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और आंतरिक जेंडर विभाजन क्या है? 3. भारत में अनौपचारिक और औपचारिक क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की व्याख्या कीजिए। 4. भारत में वर्तमान रोजगार परिदृश्य की व्याख्या कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।